किसी भी देश का मूल्यांकन उसकी संस्कृति, सभ्यता और चरित्र से किया जाता है, किंतु वर्तमान स्थिति में हम अपने चरित्र को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने में लिप्त होते जा रहे हैं। कहते हैं सत्ता एक मौका होता है समाज में परिवर्तन लाने का। वहीं राजनीति और व्यवस्था दो अलग अलग शब्द हैं। व्यवस्था में मौजूद अधिकारियों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, किंतु मौजूदा स्थिति में व्यवस्था अपने आप में एक राजनैतिक संगठन बन चुका है और वो अलग अलग रूप में कार्यरत है। एक तो वो जो मौजूदा सरकार के साथ काम कर रहा है और दूसरा जो विपक्ष के साथ, और वो इस इंतजार में है कि कब विपक्ष अपनी सरकार बनाए और उन्हें मौका मिले कि वो भी सरकार के साथ काम कर सके। हमने हमारे पिछले न्यूज में ज्ञानेश्वर डोंगरे के भ्रष्ट आचरण को आपके सामने रखा था और इस तलाश में निकल गए कि आखिर ज्ञानेश्वर डोंगरे जैसे गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारियों को किसी का खौफ क्यों नहीं होता है। और जो जवाब हमें मिले वो काफी दिलचस्प थे। क्या आप जानते हैं एसीबी ट्रैप में फंसे भ्रष्ट अधिकारियों में से तकरीबन 99% अधिकारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और उसमें से अधिकांश अधिकारी इसलिए बरी होते हैं क्योंकि उन पर ट्रायल चले, इसकी इजाजत सरकार कभी देती ही नहीं है। सरकारी दफ्तर में जिस पद के लिए कोई प्रबल दावेदार होता है, एसीबी ट्रैप होते ही उसे निष्कासित कर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई प्रबल दावेदार ना हो तो हो सकता है सरकार उसे निष्कासित ना करके उसे उसी पद पर कुछ वर्षों के लिए एक्सटेंशन भी दे दे। जी हाँ, हमारी इस बात का जीता जागता उदाहरण है मुंबई के सहकार विभाग में कार्यरत रहे महेश सालुंखे पाटिल और मुंबई में ही सह निबंधक के पद पर कार्यरत रहे बीएल यादव का। भ्रष्टाचार का जन्म समाज से होता है और उसका खामियाजा भी समाज को ही भुगतना पड़ता है। अब हम आते हैं हमारे न्यूज पर। मुंबई में स्थित एसआरए के दफ्तर में जब सहकार विभाग का गठन किया गया था तब वहां पर सहायक निबंधक का पद हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले वहां पर अंधारे ने उसका पदभार संभाला। उसके बाद राजेंद्र वीर और महेश सालुंखे पाटिल बतौर सहायक निबंधक कार्यरत रहे। दस्तावेजों की माने तो नितिन काड़े बतौर सहायक निबंधक एसआरए में मई 2010 तक कार्यरत रहे, लेकिन उस समय के मौजूदा सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटिल के आशीर्वाद से वो मई 2010 के बाद भी काफी दिनों तक एसआरए में बतौर सहायक निबंधक और थाने के जिला उप निबंधक के रूप में कार्यरत रहे। और क्यों ना हो, आखिर अब डर काहे का जब सैया भये कोतवाल। 2011 के दरमियान मिलिंद बोरीकर ने पहली बार एसआरए के सहायक निबंधक के पद को अपग्रेड करवा के वहां का चार्ज बतौर उप निबंधक लिया, और उस समय के मौजूदा सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर ये साफ कर दिया कि एसआरए में न सिर्फ सहायक निबंधक का पद रहेगा बल्कि उसके साथ वहां पर उप निबंधक का भी पद रहेगा। सरकार ने यह निश्चित किया कि उप निबंधक का कार्य क्षेत्र एसआरए के पूर्व और पश्चिम में स्थित संस्थाओं पर होगा और वहीं सहायक निबंधक का कार्य क्षेत्र मुंबई शहर के मौजूदा संस्थाओं पर होगा। 2012 के दरमियान मिलिंद बोरीकर का प्रमोशन बतौर सह निबंधक हो गया। सूत्रों की माने तो मिलिंद बोरीकर की पैठ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हर नेताओं से है, और शायद यही कारण है कि मिलिंद बोरीकर ने एसआरए के सहकार विभाग में सहायक निबंधक के पद को अपने लिए 2011 में बतौर उप निबंधक करके अपग्रेड करवाया और 2012 में अपने प्रमोशन के बाद उसी पद को बतौर सह निबंधक अपग्रेड करवा लिया। और सरकार द्वारा जारी 2012 के अध्यादेश की बदौलत 2013 से लेकर 2021 तक एसआरए में बतौर सह निबंधक संदीप देशमुख, बाजीराव शिंदे और मोहम्मद आरिफ का तबादला होता रहा। कहते हैं 2019 तक वहां पर सब कुछ 2012 के सरकारी अध्यादेश के हिसाब से चलता रहा, यानी कि मुंबई शहर का कार्य क्षेत्र एसआरए के सहायक निबंधक के पास रहता था और मुंबई पश्चिम और पूर्व उपनगर का कार्य क्षेत्र सह निबंधक के पास रहता था। कहानी का मोड़ तब आया जब संध्या बावनकुले का ट्रांसफर मुंबई के एसआरए में बतौर सहायक निबंधक हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले हम संध्या बावनकुले मैडम के बारे में जान लेते हैं।
सहकार विभाग में संध्या मैडम की पहली पोस्टिंग नवंबर 2011 में बतौर सहायक निबंधक मुंबई के सहकार न्यायालय में हुआ। उसके बाद 1 साल के लिए नागपुर और फिर सरकार बदलते ही उनका ट्रांसफर 2014 में मुंबई के एस वार्ड में हुआ। संध्या मैडम सुर्खियों में तब आई जब अक्टूबर 2016 में मुंबई के एस वार्ड के एक शिकायतकर्ता से किसी मामले में पैसे की उगाही करने की नाकाम कोशिश की। मुंबई के उस समय के सह निबंधक को एसीबी द्वारा लिखे पत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो संध्या मैडम बड़े साफ शब्दों से शिकायतकर्ता से यह कहते हुए देखा जा सकता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, आपकी तैयारी कितनी है। और मजे की बात यह है कि मैडम की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी छोड़िए, पूरे के पूरे मसले को एक ही झटके में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सुर्खियां बटोरने की कला शायद ही किसी अधिकारी में होगी जो कला बावनकुले मैडम में है। 2017 में पनवेल के महानगर पालिका में उपायुक्त के पोस्ट के लिए महाराष्ट्र शासन में कार्यरत उस समय के क्लास 1 अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। शायद मैडम की नियुक्ति करने वालों को यह पता ही नहीं था कि मैडम क्लास 1 अधिकारी ना होकर एक साधारण सी क्लास 2 अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति बतौर पनवेल के उपायुक्त के रूप में कर दी गई। और दूसरे क्लास 1 दर्जे के अधिकारी अपने आप को कोसते रह गए कि काश हम भी सत्ता के किसी बड़े राजनेता के संपर्क में होते तो शायद आज हम पनवेल के आयुक्त भी बन जाते। जुलाई 2019 में जब संध्या मैडम ने एसआरए के सहकार विभाग में बतौर सहायक निबंधक का पदभार संभाला तो शायद प्रशासनिक अधिकारियों के इतिहास का पन्ना बदलने वाला था। और यही कारण है मैडम ने मुंबई शहर का कार्य अपने हाथों में ना लेकर सह निबंधक या उप निबंधक के लिए नियोजित पश्चिम और पूर्व उपनगरों का कारोबार अपने हाथों में ले लिया और मुंबई शहर सह निबंधक के लिए छोड़ दिया। अब आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि ऐसा क्यों, तो हम आपको बता दें कि मुंबई शहर में तकरीबन 400 संस्थाएं हैं और वहीं मुंबई पश्चिम और पूर्वी उपनगरों में तकरीबन 1800 संस्थाएं हैं। अब मैडम के काम करने के तरीके पर आ जाते हैं। मैडम एक ही मसले में 2-2 ऑर्डर देने के लिए मशहूर हैं। अब 2-2 ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं हम यह बताने की जरूरत नहीं समझते हैं। हमने मैडम के सारे गैर जिम्मेदाराना हरकतों और भ्रष्ट रवैये को लेकर नवंबर 2019 में एक न्यूज जारी की और जनवरी 2020 में उस समय के मौजूदा सीईओ दीपक कपूर ने उनसे एसआरए के पूर्व और पश्चिम उपनगर का कार्यभार छीनकर उन्हें उनके मूल पद का पदभार दे दिया। लेकिन दीपक कपूर राजनैतिक प्रेशर को झेल न सके और यही कारण है कि उन्होंने अपने जनवरी 2020 के आदेश को निरस्त कर फरवरी 2020 में संध्या मैडम को पुनः पूर्व और पश्चिम उपनगर का कारोबार दे दिया। और उस समय के सह निबंधक बेचारे मोहम्मद आरिफ एक क्लर्क की तरह अपना दिन भरते रहे। एसआरए में चल रहे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कारोबार को देखते हुए हमने हाई कोर्ट में संध्या बावनकुले के खिलाफ याचिका दायर कर दी। लेकिन उसी दरमियान दीपक कपूर का तबादला हो गया और एसआरए के सीईओ के रूप में सतीश लोखंडे ने अपना कारोबार संभाला। जुलाई 2020 में हमने सतीश लोखंडे से संपर्क साधा और उन्हें अपने काम करने की शैली का ट्रेलर ना दिखाकर हमें पूरी मूवी दिखाने का अनुरोध किया। और शायद यही कारण था कि सतीश लोखंडे ने हिम्मत दिखाते हुए उस समय के असहाय और मजबूर सह निबंधक मोहम्मद आरिफ को न्याय दिया और उन्हें फिर से एक क्लर्क की जगह बतौर सह निबंधक काम करने का मौका दिया। मई 2022 में किशोर मांडे का ट्रांसफर बतौर उपनिबंधक मुंबई एसआरए के पूर्व और पश्चिम उपनगर में हुआ। लेकिन किस्मत के मारे बेचारे मांडे साहब, उनको यह पता ही नहीं था कि सरकार जून 2022 में अपनी आखिरी सांस लेगी और सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन होते ही 7 जुलाई 2022 को संध्या बावनकुले ने सबसे पहले एसआरए के पूरे मुंबई में स्थित मकानों के खरीद बिक्री संबंधित कामों का कारोबार मांडे से ले लिया। उसके बाद संध्या बावनकुले ने मांडे को दूसरा झटका 11 जुलाई 2022 को दिया।
जब उसने मांडे से उसके पूर्व और पश्चिम उपनगर का कारोबार लेकर उन्हें मोहम्मद आरिफ की तरह एक क्लर्क के रूप में काम करके दिन गुजारने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआरए स्थित मकानों के घरों की खरीदी बिक्री संबंधित कार्यों में क्या मलाई है, तो सुनिए। दरअसल मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों में तकरीबन 250 से 300 फाइलें हर महीने आती हैं और हर फाइल के पीछे 10,000 से 50,000 की रिकवरी की जाती है। तो समझ जाइए इस पूरे फर्जीवाड़े के कैलकुलेशन को। और हाँ, बहुत सी ऐसी फाइलें भी हैं जिस पर बिना एसआरए प्रीमियम लिए हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और उसका रेट होता है 2 से 3 लाख रुपया पर फाइल। सूत्रों की माने तो खुद स्मिता गायकवाड़ ने एसआरए के दफ्तर में 2012 से लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत हेमांगी कदम के साथ मिलकर तकरीबन 200 से 250 फाइलें क्लियर की हुई हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगा हुआ है। और जब हमने इस पर कार्यवाही करने की कोशिश की तो हाथ में आई बहुत सी फाइल्स को गायब कर दी गई और शायद सतीश लोखंडे जी तब से लेकर आज तक इसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये रही अभी तक की कहानी और सवाल उन शिकायतकर्ताओं से जो अधिकारी अपने ही अधिकार की रक्षा नहीं कर पाता है, वो आपके साथ क्या न्याय करेगा। अब कुछ तीखे सवाल सतीश लोखंडे साहब से। हमने कहा था हमें ट्रेलर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पूरी मूवी देखने में दिलचस्पी रहती है। अगर सरकार का ही अध्यादेश है कि मुंबई के पश्चिम और पूर्व उपनगरों का कार्यक्षेत्र सिर्फ और सिर्फ सहकार विभाग के उपनिबंधक या फिर सह निबंधक के पास रहेगा, तो क्या इस अध्यादेश को रद्द करने का अधिकार किसी सरकारी अधिकारी को है? हमारे द्वारा चुनी गई सरकार का कार्यकाल 5 साल का रहता है और किसी भी सरकारी अधिकारी का कार्यकाल महज 3 साल का। तो किस अध्यादेश को देखते हुए हेमांगी कदम जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत लोगों को एक ही दफ्तर में कार्यकाल 10 से अधिक वर्ष का रहता है? क्या ऐसे लोगों को एक ही दफ्तर में इसलिए रखा जाता है कि उन्हें पता है किससे कितना पैसा मिलता है, और वो भी बतौर रिश्वत? जुलाई 2020 में गायब हुई उन फाइलों का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है जो हमें आरटीआई इंस्पेक्शन में मिली थी, या एसआरए कंस्ट्रक्शन की तरह उसका स्लैब पड़ना अभी बाकी है? क्या समाज के लिए यह बहुत अच्छा संदेश है कि कोई भी क्लास 1 दर्जे का अधिकारी असहाय और मजबूर रहे और उसका चार्ज किसी क्लास 2 दर्जे के अधिकारी को दे दिया जाए? और अगर ऐसा है तो आप अपना चार्ज वहां के सिक्योरिटी गार्ड को कब दे रहे हैं? वैसे भी सत्ता बदल चुकी है और सूत्रों की माने तो सतीश लोखंडे साहब आपका ट्रांसफर होने वाला है और आपकी जगह मिलिंद बोरीकर या महेंद्र कल्याणकर जी लेने वाले हैं। तो जाते जाते अतीत में किए अपने अच्छे कार्यों पर धब्बा ना लगाइए और जो सही है और जायज है उसे करने का हौसला रखिए।